हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से ट्रिक के माध्यम से। प्राचीन भारत का ये हमारा 37 लेक्चर है। इसके पहले 36 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आप पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं तो पहले लेक्चर से स्टार्ट जरूर करिएगा, जिससे आपको हर एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। और मैं गारंटी लेती हूँ, अगर आप बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज फॉलो करेंगे, लास्ट में जब हम एमसीक्यूज के थ्रू रिवाइज करेंगे तो आप उसे सॉल्व करेंगे, तो आपका जो जीएस पोर्शन का डर है, हिस्ट्री का जो डर है, वो बिल्कुल पूरे तरीके से आपके दिमाग से निकल जाएगा। तो आप एक एक वीडियो को और सारी चीजों को अच्छे से फॉलो करिएगा, रिवाइज जरूर करते रहिएगा, क्योंकि आपको भी पता है बहुत लंबे टाइम तक अगर आप किसी से बात ना करें, किसी का नाम ना लें, तो आप उसे भी भूल जाएंगे। तो फिर ये तो आपकी पढ़ाई है, फैक्ट है, ठीक है। और एक खुशखबरी है आपके लिए कि बहुत ही जल्दी हमारा जो प्राचीन इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, वो खत्म होने वाला है। अभी 1-2 लेक्चर में आपका एंशिएंट वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फोकस करेंगे मध्यकालीन, मिडीवल और आपके मॉडर्न, आधुनिक इतिहास में। आपको क्या करना है, आपको जो ब्राह्मी एसएससी एग्जाम वाला चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करके जरूर रखना है, क्योंकि आने वाले टाइम पे जितने भी लूसेंट सीरीज वाले लेक्चर हैं वो सब वहीं पे अपलोड होंगे। तो आपको वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे लूसेंट, हम एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे। टेस्ट कहाँ होगा आपका? वो होगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन आपको कैसे मिलेगी? वो मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जैसे ही आप मोर पे क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। डाउनलोड क्यों करना है अभी से? जिससे आपको पेपर एग्जाम के टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। क्या होगा उससे? उससे ये होगा कि जब आप टेस्ट देंगे और फर्स्ट रैंक लाएंगे तो आपको 5,000 रुपए का इनाम मिलेगा। अगर सेकंड रैंक लाते हैं तो 2500 का इनाम, और अगर थर्ड रैंक लाते हैं तो 1700 का इनाम मिलेगा। ऑनलाइन रहेगा टेस्ट, तो आप कहीं से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेट जरूर करिएगा। लास्ट लेक्चर में हमने किया था चोल डायनेस्टी के बारे में, चोला प्रशासन भी किया था उसी में। तो चोल डायनेस्टी और चोल प्रशासन जो है, चोल एडमिनिस्ट्रेशन, उन दोनों में हमने मेन चीजें पढ़ी। संस्थापक विजयालय चोल, फिर राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, उसके बाद राजेंद्र तृतीय। उसके अलावा जो आपका चोल प्रशासन है उसमें उर है, सभा है, मंडल है। मंडल के बाद आपका नाडु इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है। नगरम स्टार्ट याद रखना है। उसके अलावा जो सबसे मेन है वो है स्थानीय स्वशासन, जो कहाँ मिलता है लिखा हुआ? उत्तर मेरूर अभिलेख में। तो उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन याद रखना है। अब आते हैं चोल काल में भूमि के प्रकार। अब देखिए, कृषि बहुत अच्छी थी, विल्लाल थे उस टाइम पे, जो धनी बहुत कृषक होते थे और इतने धनी थे, इतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे वो किसमें? प्रशासन में। तो आपने देखा कि केंद्रीय सरकार या नाडु में इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करते थे। तो आपका जो देखेंगे, जैसे कृषक हो गए, व्यापारी हो गए, या जो स्थानीय स्वशासन में आप जो स्थानीय लोग हो गए, उनका काफी पार्टिसिपेशन रहता था प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो काफी अच्छी बात है। यहाँ पे चोल काल में भूमि जो है वो डिवाइडेड थी काफी अलग अलग। ब्रह्मदेय जो भूमि थी वो ब्राह्मणों को उपहार के रूप में दी जाती थी। अब आपको दिख ही रहा है, ब्रह्मदेय जो हमने ब्राह्मणों को दे दी, उपहार के रूप में दे दी, तो ब्रह्मदेय हो गई। उसके अलावा वेल्लन वगाई, ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि है। अब देखिए, बहुत डिटेल में क्वेश्चन बनने के चांसेस कम है, ये आपको भी पता है, लेकिन क्योंकि लूसेंट में लिखा हुआ है और हम लूसेंट कवर कर रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा ऐसे मतलब सरसरी निगाहों से मतलब एक बार पढ़ते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वेल्लन जो है, वेल्लन वगाई, ये क्या है? आपके गैर ब्राह्मण जो किसान है, तो वो वेल्लन वाले हैं। उसके अलावा शाला भोग, शाला से आपको रिलेट ही कर जाएगा, विद्यालय के रख रखाव की भूमि की हम बात कर रहे हैं। उसके अलावा देवदान, देवदान से भी आपको पता चल जाएगा हम मंदिरों के उपहार में दी गई भूमि की बात कर रहे हैं। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव मतलब ब्राह्मणों को हमने उपहार दे दिया। देवदान, देवताओं के लिए हमने दान कर दी। उसके अलावा चतुर्वेदी मंगलम, ये थोड़ा अच्छा नाम लग रहा है। चतुर्वेदी मंगलम ब्राह्मणों को दी गई कर मुक्त भूमि, उपहार में नहीं दी है, लेकिन हमने कर मुक्त, टैक्स फ्री भूमि दे दी है, टैक्स फ्री लैंड दे दिया। चतुर्वेदी मंगलम, आपका मंगल हो, है ना, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, आपका मंगल हो, तो नाम भी बिल्कुल अलग है, चतुर्वेदी मंगलम। फिर आपके सोने के सिक्के जो है कल्लजू या कलंजू कहलाते हैं। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये आपका कलंजू या काजू से रिलेटेड कुछ तो हमने पढ़ा था। सोने के सिक्के चोलों के टाइम पे, ठीक है, काजू के होते थे सोने के सिक्के। फिर होते थे
किलोत्तुंग प्रथम का राजकवि जो था ये कौन था? जैन गोंदर। अब आपको याद रखना है, खतरनाक नाम है थोड़ा सा, आप जैसे भी याद रख सकते हैं। किलोत्तुंग प्रथम, उसका नाम क्या था? जैसे नाम था उसके कवि का। रचना जो है वो है कलिंगतुपर्णी की। अब ये कलिंगतुपर्णी जो है, कलिंगतुपर्णी, यहाँ पे आप किससे याद करेंगे? तो यहाँ कलिंग से करेंगे, ठीक है। इतना खतरनाक नाम है कि एक बार में आ ही नहीं रहा है बहुत प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिर्फ जय याद करना है। यहाँ पे क्या याद करना है? सिर्फ कलिंग याद करना है। किलोत्तुंग प्रथम जो है, ये किलो किलो के भाव में जो आपका ईगो रक्त था, दूसरा वाला है ना, उसका पहला वाला भी है। किलोत्तुंग प्रथम जो है उसके टाइम पे एक कवि था जय नाम का, उसने रचना लिखी थी कलिंग के ऊपर। तो ये हो गया जय और ये हो गया कलिंग। कलिंगतुपर्णी, ये सब याद करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर क्या आता है? फिर आता है तमिल साहित्य। तमिल साहित्य के त्रिरत्न, ये इंपॉर्टेंट है ना, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे। तमिल साहित्य के त्रिरत्न की बात करें तो वो कौन है? कंबन, उसके अलावा ओटककुट और आपका पुगलेंदी। अब खतरनाक नाम है तीनों, पुगलेंदी भी है, ओटककुट भी है और ये आपका कंबन भी है। कंबन का तो आप, मैं मतलब ठीक है कोई बुरा ना मान जाए, तो कंबन, कंबल, पुगलेंदी, तो ये मतलब थोड़ा पागल टाइप का, और यहाँ पे हो गया आपका कुट। तो ये जो आपका कुट्टू टाइप का, कुट्टू मान सकते हैं, उससे नाम रख दें। तो कुट्टू जो है थोड़ा सा कंबल ओढ़ के रखता है पूरे टाइम, गर्मी में भी लोग कहते हैं कि पागल ही टाइप का है, गर्मी में भी क्या करता है। अब पुगलेंदी का हमने पागल बनाया, याद रखिएगा, ठीक है, और कंबन का हमने कंबल बनाया है, और कुट्ट का हमने कुट्टू बनाया है। कुट्टू जो है कंबल ओढ़ के रखता है और लोग कहते हैं पागल है, ऐसे कंबल ओढ़ के घूमता रहता है, ठीक है। ये कौन है? तमिल साहित्य के त्रिरत्न है, याद रखिएगा, ठीक है। हमारा जो कुट्टू है उसका तमिल बहुत अच्छा है, तमिल भाषा उसकी काफी अच्छी है। फिर आता है कन्नड़। कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न। अब आप देख रहे हैं कि वो आपके जो राजा हैं, चोलों की बात करें, पल्लवों की बात करें, उन्होंने, और उसके पहले जब हम संगम साहित्य पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि जो लोकल लैंग्वेजेस थी, तमिल, मलयालम, कन्नड़, ये काफी ज्यादा प्रमोट की गई थी। इसीलिए आप देखेंगे कि इनका साहित्य काफी अच्छा है, काफी ज्यादा रिच है, काफी पुराना है, ठीक है, और ये आपकी लैंग्वेजेस भी काफी पुरानी है। कन्नड़ साहित्य के तीन रत्न कौन थे? पंप, पुन्न, रन्न। आप देखेंगे ना बहुत ज्यादा आ रहा है, पंप, पुन्न, रन्न, ये किसमें है? कन्नड़ के। और कन्नड़ में भी आप देखेंगे कि ना आ रहा है, तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हैं, कन्नड़, पुन्न, रन्न, और एक है आपका पंप, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको एक मिलेगा बहुत ही विशाल मंदिर जिसका नाम है बृहदेश्वर मंदिर, तंजौर में, चोलों के टाइम पे बनाया गया था। और ये मतलब आपके वन ऑफ द बेस्ट मंदिरों में है आपका बृहदेश्वर मंदिर। तो ये आपको याद रखना है, बृहदेश्वर मंदिर तंजौर में मिलेगा, चोलों के टाइम पे बनाया गया था। और उसके अलावा आपको मिलेगी नटराज मूर्ति। अब आप देखेंगे कि नटराज मूर्ति आपने कहीं ना कहीं तो देखी है ना, स्कूलों में कभी कभी दिख जाता है, उसके अलावा डांस क्लासेस वगैरह में आपको दिखता है। तो ये मूर्ति, इसकी मतलब पूरी ऐसा मान लीजिए कि सोचा गया कि कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए और सारी चीजें, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो बहुत डिटेल में पढ़ता है मूर्ति वगैरह या इसके बारे में, उन्होंने बताया कि ये बहुत ही ज्यादा एडवांस मूर्ति है ना, बहुत ही ऐसा मान लीजिए कि बहुत बड़ी चीजों को ये क्या करती है, बताती है सिंपल मूर्ति, लेकिन जब इसको आप क्या करेंगे, बहुत ही बड़े लेवल पे सोचेंगे तो बहुत डीप इसकी मीनिंग निकलती है। और इतनी खतरनाक मूर्ति कब बनाई गई है? ये चोलों के टाइम पे बनाई गई है। तो याद रखिएगा, नटराज मूर्ति जो है ये चोल कला का निचोड़ भी माना जाता है। मतलब ऐसा माना जाता है कि अगर आपको बेस्ट कोई एग्जाम्पल देखना हो या ये देखना हो कि हमारे चोल जो राजा थे या चोल शासक थे, उनके टाइम पे कला और संस्कृति कितनी ज्यादा अद्वितीय थी, तो आप सिर्फ और सिर्फ नटराज की मूर्ति देख लीजिए, आपको उसी से पता चल जाएगा। छोटी मोटी चीजें तो थी ही बहुत अच्छी, आपका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है नटराज मूर्ति, ठीक है। उसके बाद चोलकालीन कांस्य प्रतिमा। कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमा में शामिल की जाती है आपकी नटराज मूर्ति। और इस टाइम पे जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी, ब्रॉन्ज की जो मूर्तियां बनाई जाती थी, वो विश्व में काफी उच्च कोटि की होती थी। तो यहाँ पे वही लिखा है कि संसार में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में शामिल थी चोलकालीन कांस्य प्रतिमाएं, ब्रॉन्ज की प्रतिमाएं, ठीक है। फिर सबसे प्रमुख बंदरगाह। देखिए बंदरगाह क्यों प्रमुख है? क्योंकि हमारा विदेशी व्यापार चल रहा है, वो भी किसके थ्रू? सी रूट के थ्रू, है ना, समुद्री व्यापार बहुत ज्यादा है, इसलिए बंदरगाह इंपॉर्टेंट है।
इस टाइम पे बंदरगाह का नाम आपको मिलेगा कावेरी पट्टनम, ये याद रखना है। कावेरी पट्टनम आपका किसके टाइम पे इंपॉर्टेंट है? चोलों के टाइम पे। फिर उत्तर मेरूर अभिलेख, ये था किसके टाइम पे? राजा कौन था इस टाइम पे? तो ये था परांतक प्रथम। तो यहाँ पे परांतक का आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे परांत से पर अंत, यहाँ पे पर अंत से भी आप रिलेट कर सकते हैं, या सिर्फ अंत से भी कर सकते हैं, या पूरा नाम ही याद कर लीजिए परांतक। परांतक के टाइम पे हम स्थानीय स्वशासन की बात करते हैं। स्थानीय स्वशासन उत्तर मेरूर अभिलेख, है ना। स्थानीय मतलब लोकल, और स्वशासन सेल्फ गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, यहीं पे आपको दो चीजें मिलेगी, अलवर संत और नैनार संत। यहाँ पे जो थे ये लोग कौन थे? अलवर संत जो थे एक ग्रुप था, है ना। यहाँ पे ये अलवर संतों का क्या है? एक ग्रुप है। जैसे आजकल आप देखें ना, बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं अलग अलग, आपका भी 10-12 लोगों का अपने दोस्तों का ग्रुप होगा, सेम वैसे ही अलवार संत क्या थे? संतों का एक ग्रुप था जो किसकी उपासना करता था? विष्णु भगवान की उपासना करता था। इनके नंबर जो थे वो थे 12, टोटल 12 संत थे। और ऐसे ही आपको मिलेंगे नैनार संत, जो किसकी उपासना करते हैं? शिव जी की उपासना करते हैं। इनकी संख्या है 63। एमपीपीएससी का ये क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से 2022 का क्वेश्चन है कि अलवार और नैनार संतों की संख्या का क्या थी। उसके अलावा अलवार संत किसके उपासक हैं, नैनार संत किसके उपासक हैं, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपका एक और इंपॉर्टेंट आपको फैक्ट मिल गया। अब याद कैसे करेंगे? देखिए, अलवार वाला आप छोड़ दीजिए, पहले नैनार याद करते हैं। शिव जी की तीसरी आंख होती है, आपको भी पता है, एक एक्स्ट्रा नयन होता है। तो नयन जो है आपका नैनार, ये किससे रिलेट करना है आपको? शिव जी से करना है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा नयन शिव जी को है, इसलिए नैनार संत किससे रिलेटेड हो गया? शिव जी से। अब सीधी बात है, नैनार जब शिव जी से रिलेटेड है तो आपका बचेगा क्या? अलवर। अलवार संत किससे हो गए? विष्णु जी से रिलेटेड। और यहाँ पे संख्या किसकी ज्यादा है? तो याद रखिएगा, शिव जी के उपासक जो है उनकी संख्या ज्यादा है, ठीक है। कितनी है? 63 है। और जो आपके विष्णु जी के उपासक है उनकी संख्या कम है, सिर्फ 12 ही है, ठीक है। टोटल ये हो गया 12। चोलों की राजधानी का यहाँ पे क्रम लिखा हुआ है। सबसे पहले होती है उरैयूर, आपके तमिलनाडु वाले इलाके में। फिर आती है तंजौर। फिर आपको पता ही है कि गंगैकोंडचोलपुरम किसके टाइम पे? राजेंद्र प्रथम के टाइम पे, जब महिपाल राजा को हराता है और उस वाले इलाके तक अपना राज्य विस्तार करता है, गंगा जी के पास तक। तो गंगैकोंडचोलपुरम। फिर आता है कांची या कांचीपुरम, ठीक है। तो ये भी आपके फिर तमिलनाडु वाले इलाके में। तो ये आपको ऐसे राजधानी का क्रम वगैरह नहीं पूछेगा, बस ये याद रखना है कि तंजौर भी थी, उरैयूर भी थी, कांची भी थी, और यहाँ गंगैकोंडचोलपुरम भी थी, ठीक है। फिर विशाल व्यापारी समूह जो था चोलों के टाइम पे, अब आपको भी पता है कितने बड़े बड़े व्यापारी समूह रहे होंगे जो इतनी बड़ी समुद्री यात्रा करके चीन तक जाते थे व्यापार करने, पूरे इंडोनेशिया, सुमात्रा, आपके जावा, ये सारे द्वीप में जाते थे। तो आपको भी पता है बड़े बड़े व्यापारी समूह रहे होंगे। व्यापारी समूह का नाम क्या था? नानादेशी, मणिग्रामम या वलंजियार। अब आपको वलंजियार याद रहे न रहे, मणिग्रामम याद रखना है। मणि थी उनके पास, है ना। हर ग्राम में जो व्यापारी था उसके पास बहुत ज्यादा क्या थी? मणि थी। तो मणिग्रामम व्यापारी से संबंधित है। फिर नानादेशी, जो नाना थे व्यापारियों में, ऐसे नाना टाइप का व्यक्ति होता था बिल्कुल, तो नाना के पास भी बहुत ज्यादा पैसा होता था, ठीक है। और वलंजियार आप चाहे याद करें चाहे ना करें, हमारा नाना जो था सबके साथ यारो टाइप का व्यवहार करता था, है ना। यार यार था सबका। तो यार, नाना और मणिग्रामम। तो मणि, हर गांव में मणि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वहां व्यापारी समूह थे बड़े बड़े। व्यापारी समूह का एक नाना होता था, मतलब एक नानाजी टाइप का व्यक्ति होता था, बूढ़ा, सबसे ज्यादा विद्वान टाइप का, और साथ ही साथ में वो सबको अपना क्या समझता था? यार समझता था, दोस्त समझता था। तो ये हो जाएगा आपका वलंजियार, ठीक है। ये हो गया किससे रिलेटेड? आपके चोल साम्राज्य से रिलेटेड। अब याद रखना है आपको, मेन चीज हमने जो बताई है, शुरू में प्रशासन वगैरह हो गया, इसमें आपको ब्रह्मदेव हो गया, या उसके अलावा देवदान, ये सारे आपके भूमि हो गए। यहाँ पे जो मेन है वो याद रखना है। तमिल वाला याद रखना है। तमिल वाला हमारा कुट्टू है। कुट्टू क्या करता है? कंबल ओढ़े रहता है गर्मी में भी, तो उसको लोग पागल कहते हैं। फिर आया है पंपा पुन्ना रन्न। तो ये नाना जितने भी हैं किससे हैं? कन्नड़ साहित्य से रिलेटेड है। फिर आता है बृहदीश्वर मंदिर तंजौर, बेस्ट एग्जाम्पल किसका है? द्रविड़ शैली का। किसके टाइम पे बना है? चोल राजाओं के टाइम पे। फिर आता है नटराज मूर्ति, जो सबसे ज्यादा आपकी बेहतरीन मूर्ति है, ठीक है। इस टाइम पे जो कांस्य प्रतिमाएं बनाई जाती थी वह विश्व में सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं मानी जाती है।
फिर आता है सबसे प्रमुख बंदरगाह, वो था कावेरीपट्टनम। राजधानी उदयपुर भी थी, तंजावुर भी थी, गंगईकोंडचोलपुरम भी थी और कांची भी थी। अलवार और नैनार संत याद रखिएगा। नयन से आपको याद रखना है, तीसरी आंख किसकी है? शंकर जी की, इसलिए शंकर जी के क्या हो जाएंगे? नयन संत हो जाएंगे। बचे वाले अलवार के हो जाएंगे विष्णु जी के उपासक। संख्या याद रखनी है, शंकर जी के संतों की संख्या ज्यादा है 63, और आपके विष्णु जी के उपासक हैं उनकी संख्या कम है, 12 ही है। फिर हमने राजधानी देख ली, उसके बाद देख लिया कि विशाल व्यापारी समूह, नाना हो गया, नाना जी सबको यार समझते थे और उनके पास क्या था? काफी पैसा था, मनी था, ठीक है, तो मनी ग्रामम हो गया। इसके बाद अब आते हैं किसमें? नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा आपका राष्ट्रकूट। अब राष्ट्रकूट आप देखेंगे कि जो आपके चालुक्य राजा होते हैं, पल्लव खत्म होंगे तो चोल आएंगे, चोल एक इलाका कैप्चर करेंगे। उसके अलावा जो आपके चालुक्य जब खत्म होंगे, आपको दिखेगा जो ये वाला इलाका था, यहीं आपके चालुक्य राजा फैले हुए थे, है ना, चालुक्यों का शासन फैला हुआ था। चालुक्य जब कमजोर पड़ेंगे तो वहां पे जो आपका दूसरा राजा है दंती दुर्ग, ये क्या करेगा? ये फायदा उठाएगा और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करेगा। तो याद रखिएगा ये आते हैं राष्ट्रकूट। कब आएंगे? ये आपका दंती दुर्ग 750 के टाइम का है ना, तो 750 ईस्वी की बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग 750। संस्थापक आपको याद रखना ही है, मैंने आपको बताया है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दंती दुर्ग, दंती मतलब दांत से रिलेटेड, बहुत दांत निकाला उसने, चालुक्यों को हराया, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और दांत निकाला कि हमने मतलब कर लिया कुछ, हमने शासन स्थापित कर लिया। दंती दुर्ग, तो ये दंती दुर्ग हो गया। राजधानी कहाँ है? ये है आपकी मान्यखेत या मालखेड़। आपको मान्यखेत या मालखेड़ दोनों मिलेगा। कहाँ मिलेगा? महाराष्ट्र वाले इलाके में। राजधानी मतलब इनकी यहाँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ऊपर कहीं है, ठीक है। मान्यखेत या मालखेड़ महाराष्ट्र वाले इलाके में है। राजधानी भी पूछता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको चालुक्य वाला इलाका जो है, उसके अलावा सातवाहन वाला जो इलाका है, सब उसी वाले इलाके में मिलेंगे, तो इसलिए सबकी राजधानी याद रखना है, सबके संस्थापक याद रखना है। यहीं पे आप बता दीजिए जो सातवाहन है, सातवाहन, उनका संस्थापक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक, फाउंडर कौन था, ये आपको बताना है। ये हो गया आपकी राजधानी मानेखेत या मलखेड़। ये कहाँ मिलेगी आपको? महाराष्ट्र में। ये किसके बाद आते हैं? कर्नाटक में आते हैं। चालुक्य जो राजा थे उनके अधीन थे। आपको भी पता है चालुक्य जो है थोड़ा ऊपर वाले इलाके से, ये महाराष्ट्र, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मेन जो आपके बादामी वाले रहते हैं, जब वो खत्म हो जाते हैं तो वेंगी के रहते हैं थोड़े टाइम तक। तो चालुक्य जो है बादामी वाले इंपॉर्टेंट रहते हैं, फिर तो आपके चालुक्य धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे कर्नाटक में जो चालुक्य थे उनके अंतर्गत जो है वो आपका आ रहा था दंती दुर्ग। फिर क्या करता है? वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित करता है। यहाँ पे जो आपको सबसे मेन याद रखना है राष्ट्रकूट के बारे में, वो याद रखना है कैलाश मंदिर है कहाँ पे? एलोरा। बनवाया किसने है? तो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम, कृष्ण जी ने बनवाया है कैलाश मंदिर। शिव जी के लिए कैलाश मंदिर बनवाया किसने? कृष्ण जी ने। कहाँ पे? एलोरा में। एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि एलोरा जो है, एलोरा मतलब आपका कैलाश मंदिर कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन कैसा सकता है? एक तो कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे आपको बता दिया एलोरा। दूसरा क्वेश्चन किसने बनवाया, ठीक है, निर्माण किसने करवाया, तो ये हो गया आपका कृष्ण प्रथम, इससे रिलेटेड है। उसके अलावा और तीसरा क्या पूछा जा सकता है? जो आपका एलोरा है, एलोरा अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो क्या पूछ लेगा? राज्य ऑप्शन में दे दिया है ना, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तो ये आपको फिर बताना पड़ेगा। तीसरा क्वेश्चन हो गया कि राज्य पूछ लिया, ठीक है। तो ये आपको चौथा क्वेश्चन क्या मिलेगा इसी का, देखिए चौथा क्या बन जाएगा। चौथा ऑप्शन ये दे देगा कि आपका कृष्ण प्रथम ना पूछ के यहाँ पे वंश का नाम दे दे, वंश का नाम, जैसे चालुक्यों ने किया, सातवाहनों ने किया, राष्ट्रकूट ने किया या आपके गुप्तों ने किया। तो आपको याद रखना है कैलाश मंदिर पहली बात कहाँ है? एलोरा में। एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। किसके टाइम पे बनाया? राष्ट्रकूट राजा। राष्ट्रकूट राजा कौन था? कृष्ण प्रथम। तो याद रखिएगा कृष्ण जी ने बनवाया कैलाश मंदिर है कहाँ पे? एलोरा में। आप अजंता एलोरा बहुत बार पढ़ते हैं तो एलोरा याद रखिएगा। उसके अलावा वंश पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है, किसने बनवाया और कहाँ है ये पूछ सकता है। उसके अलावा याद रखिएगा एक बहुत बड़ा पहाड़ है उसको काट के बनाया गया, और मतलब पूरे ऐसा मान लीजिए कि बहुत बड़ा पहाड़ का ये पत्थर है और इस पूरे पत्थर को काट कर बनाया गया है। ऐसे
तो कितना ज्यादा वो आप ऐसा सोच सकते हैं आर्किटेक्चर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है कि एक पूरे पत्थर को, पहाड़ के पत्थर को काट काट के वो पूरा बहुत बेहतरीन तरीके से कैलाश मंदिर बनाया गया। इसलिए कला और संस्कृति में आपका कैलाश मंदिर जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फिर आपको यहाँ पे मिलेगा त्रिपक्षीय संघर्ष। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ही हमारा हर्षवर्धन के टाइम पे कन्नौज इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो कन्नौज के लिए लोग लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे बात आती है लड़ाई कौन कौन कर रहा है, ठीक है। कन्नौज ये हो गया आपका मेन इलाका। मान लीजिए कन्नौज क्या है, गर्लफ्रेंड है किसी की, यह एक बहुत सुंदर सी लड़की है। अब कन्नौज के लिए या इस सुंदर सी लड़की के लिए 3 लोग जो हैं आपस में लड़ रहे हैं। एक कौन है, एक है आपका गुर्जर प्रतिहार, तो एक जो है गुर्जर लड़ाई कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है वो है पाल और तीसरा जो है वो है राष्ट्रकूट। अब याद रखिएगा यहाँ पे हमने वंश के नाम लिखे हैं, है ना, राजाओं के नहीं लिखे हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो आपका वंश था, पूरी की पूरी जो डायनेस्टी है वही क्या कर रही थी, युद्ध में शामिल थी। गुर्जर प्रतिहार का कोई एक राजा शामिल नहीं था, जितने राजा आते जा रहे थे वो इन दोनों से लड़ाई करते जा रहे थे। ऐसे सेम राष्ट्रकूट का राजा आ रहा था कोई सा, वो पाल और गुर्जर प्रतिहार के ऊपर हमला करता था, कब्जा करता था, यही सारी चीजें कंटिन्यूअसली चल रही थी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष। 3 लोगों में चल रहा था, 3 पक्षों में चल रहा था, इसलिए त्रिपक्षीय संघर्ष। भाग लेने वाला पहला राष्ट्रकूट शासक जो था वो था ध्रुव, ठीक है। ध्रुव तारा, हमारा चमकता हुआ तारा, उसने सोचा कि चलो क्या करते हैं, इन दोनों को हराते हैं और राज्य विस्तार करते हैं। तो सबसे पहला जो शासक था वो था ध्रुव। यहाँ पे इसने प्रतिहार राजा वत्सराज और पाल राजा धर्मपाल को पराजित किया, और इसने पराजित भी किया था। ध्रुव हमारा चमकता हुआ तारा, उसने क्या किया, ये जो आपका गुर्जर प्रतिहार है, गुर्जर प्रतिहार का राजा था वत्सराज, ठीक है, और यहाँ पे पाल राजा था धर्मपाल, इन दोनों को हराया था। अब यहाँ पे नाम पूछे जाने की संभावना कम है, क्या बताइए यहाँ पे जो ध्रुव था उसने कौन से प्रतिहार राजा को हराया या कौन से पाल राजा को हराया, ये पूछना थोड़ा सा मतलब मुझे तो टफ लग रहा है। लेकिन पूछ क्या सकता है, पूछ ये सकता है कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने प्रतिहार और पाल दोनों शासकों को हराया था। तो आपको ये याद रखना है कि ध्रुव, क्योंकि हमारा बहुत चमकदार तारा होता है, तो इसने प्रतिहार और पाल दोनों जो वंश के शासक थे दोनों को हराया था, ठीक है। ये पहली बार शामिल भी हुआ था कि ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, चलो हम भी शामिल होते हैं, और ये क्या कहलाता है आपका त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाता है। यहाँ पे फिर आएगा आपका ध्रुव के बाद गोविंद तृतीय। पाल और प्रतिहार राजाओं को पराजित किया इसने। फिर गोविंद तृतीय ने पाल प्रतिहार राजाओं को पराजित किया। ऐसा नहीं था कि राष्ट्रकूट वाले हार नहीं रहे थे, यहाँ पे बस उनके नाम लिखे हैं जो जीते। जैसे ध्रुव जीता पाल प्रतिहार के अगेंस्ट, गोविंद हमारा जीता तो गोविंद तृतीय जो है वो जीता, इसलिए उनके बारे में लिखा हुआ है। लेकिन लगातार लड़ाई चल रही थी तीनों की आपस में, कभी पाल वाला जीत जा रहा था, कभी प्रतिहार वाला, और कभी आपका राष्ट्रकूट, ठीक है। लेकिन लड़ाई काफी लंबे टाइम तक चल रही थी। अगर मान लीजिए पाल में धर्मपाल की मृत्यु हो गई तो फिर उसका बेटा आएगा, वो युद्ध में शामिल हो जाएगा, ऐसा वाला। फिर गोविंद तृतीय का पल्लव जो कि जस्ट नीचे थे, पांड्य, पांड्य भी आपने पढ़ा है ना, जब हम संगम डायनेस्टी पढ़ रहे थे तब हम आपने पांड्य भी पढ़ा है, तो वो शासक भी थे। उसके अलावा गंग शासक थे। उसके अलावा सबको गोविंद तृतीय ने क्या किया था, नष्ट किया था, हराया था। मतलब हमारा गोविंद तृतीय, गोविंद को आप चाहे तो गोविंद भगवान कृष्ण से रिलेट कर सकते हैं या गोविंदा से रिलेट कर सकते हैं। गोविंदा ने क्या किया, 3 बार युद्ध किया, है ना। एक युद्ध किया प्रतिहार से, पाल से, उसके अलावा पांड्य हो गए, मतलब ये साउथ इंडिया वाले जो छोटे छोटे शासक थे, पांड्य हो गए, उसके अलावा पल्लव हो गए, छोटे मोटे जो भी आपके इलाके में वो शासन करते रहे होंगे, गंग हो गए, इन सबको हराया था। तो ये बस आपको थोड़ा बहुत दिमाग में रखना है गोविंद तृतीय के बारे में। पहला शासक क्योंकि ध्रुव था, त्रिपक्षीय जो आपका संघर्ष है उसमें शामिल होने वाला, तो इसलिए आपको उसका नाम याद रखना है। फिर आता है आपका अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम आपको क्यों याद रखना है, क्योंकि छोटे छोटे फैक्ट इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो जैन धर्म का अनुयायी था ये, तो अमोघ वर्ष हो गया जैन धर्म का अनुयायी, और रचना की थी इन्होंने कौन सी, कविराज मार्ग। अमोघ वर्ष जो था काफी ऐसे शांत प्रभाव का था, इसलिए जैन धर्म भी फॉलो कर लिया और क्या करने लग गया, कविताएं वगैरह लिखने लग गया, साहित्य लिखने लग गया। तो इसने कवि
कविताएं लिखा कवि राजमार्ग, मतलब कवि राजमार्ग, तो कवि वाले मार्ग में चला गया हमारा अमोघ वर्ष। जैन धर्म उसने अपना लिया, कवि मार्ग में चला गया, साहित्य लिखने लग गया। और ये किसने लिखी थी, किसने लैंग्वेज में है, कन्नड़ में है। तुंगभद्रा नदी के किनारे क्या ली थी, जल समाधि ली थी। तो बहुत ही सात्विक टाइप के आपको विचार दिख रहे हैं। कवि मार्ग में चला गया तो आपको कवि मार्ग याद रखना है। उसके अलावा जैन धर्म अपनाया, उसके अलावा क्या किया इन्होंने, जल समाधि ली थी तुंगभद्रा नदी में। फिर अमोघ वर्ष के दरबारी कवि, मतलब वो खुद उन्होंने रचना की थी, उसके अलावा बहुत सारे जो साहित्यकार हैं, दरबारी कवि हैं, उनको भी संरक्षण प्रदान कर रखा था। जैसे आदि पुराण की रचना किसने की है, जिनसेन ने की है। जिनसेन का नाम याद रखिएगा, जिनसेन। जिनसेन की बुक का नाम है आदि पुराण, ठीक है। तो ये जो हमारे जिनसेन जी हैं, इन्होंने क्या किया था, वैसे जिनसेन का आपको सिंचैन करके याद आ रहा होगा, सिंचैन, जिनचैन। तो यहाँ जिनसेन जी ने क्या की है, आदि पुराण। जैसे हमारा सिंचैन काफी बड़े लोगों की तरह बातें करता है ना, आदि लोगों की तरह बातें करता है, तो सेम ऐसे ही हमारा जिनसेन जो है, उनकी बुक का नाम है आदि पुराण। पुरानी बुक से संबंधित उन्होंने क्या लिखा है, अपना साहित्य लिखा है। फिर एक है गणितासार। गणितासार किसकी है, महावीराचार्य की। तो हमारे जो महावीराचार्य जी हैं, उन्होंने गणित के बारे में लिखा है, ठीक है। ये सारे जो फैक्ट हैं, ऐसा होता है कभी क्वेश्चन टफ बनाना हुआ तो पूछ सकता है। तो हमारे जो सिंचैन है, सिंचैन ने क्या किया है, आदि पुराण, पुराण के बारे में लिखा है, जिनसेन, सिंचैन। उसके अलावा हमारे जो वीराचार्य है, महावीराचार्य, उन्होंने क्या किया, गणित के बारे में लिखा है। बस इतना याद रखना है। हम अमोघ वर्ष कवि वाले मार्ग में चला गया था, तो कवि राज मार्ग हो जाएगा। फिर आता है आपका इंद्र तृतीय। इंद्र जब 3 बार, इंद्र के टाइम पे 3 बार कौन आता है, अरब निवासी अल मसूदी आता है। अब आप देखेंगे व्यापारी आप पढ़ते रहेंगे, पहले के टाइम पे आपने चीनी व्यापारी पढ़ा, आप जो जब पढ़ेंगे मॉडर्न के टाइम पे तो यूरोपियन व्यापारी पढ़ेंगे। यूरोपियन व्यापारी आ जाएंगे, चीन वाले आपके निवासी आ रहे थे। अब आपको बीच में क्या मिलेगा, क्योंकि अब मध्यकालीन चालू हो रहा है, तो आपको मिलेंगे मध्य एशिया जो है उस वाले इलाके के लोग मिलेंगे भारत आते हुए। तो ये आपका जो राष्ट्रकूट वाला इलाका है, मतलब हम नीचे वाले इलाके की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, इस वाले इलाके की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अरब निवासी जो है अल मसूदी, वो इंद्र तृतीय के टाइम पे भारत आया था और उसने राष्ट्रकूट शासकों को सबसे सर्वश्रेष्ठ शासक माना था। अब ये भी आप मान सकते हैं कि एक तो उनका इलाका बड़ा था, है ना, काफी ज्यादा ताकतवर भी थे, और उसके अलावा जो कोई निवासी आता है उसको ये भी रहता है ना कि हाँ राजा की थोड़ी तारीफ करनी है, तो इस चक्कर में भी वो तारीफ करके जाते हैं। तो याद रखिएगा अल मसूदी आया था, ठीक है, अल मसूदी आया था इंद्र के टाइम पे। कहाँ आया था, राष्ट्रकूट आया था, राष्ट्रकूट शासन में आया था, ठीक है। तो इंद्र के टाइम पे आया था अल मसूदी है अरब का, याद रखिएगा, अरब वाले इलाके से आया था अल मसूदी, और उसने काफी सर्वश्रेष्ठ माना था किसको, इंद्र तृतीय को। फिर उसके बाद आता है दरबारी कवि, ये हैं आपके पोन्न, कन्नड़ भाषा के ये कवि। अभी हमने रन्न पन्न पंप ये पढ़ा ही था। इन्होंने शांति पुराण, पोन्न ने क्या की है, शांति पुराण की रचना की है, ठीक है। आदि पुराण, पुराने वाले, आदि मतलब पुराना, आदि पुराण की रचना हमारे किसने की है, सिंचैन ने की है, जिनसेन। उसके अलावा अगर हम पुण्य जी की बात करें तो पुण्य ने क्या की है, शांति पुराण, शांति की बात की है, ठीक है। उसके बाद आते हैं कल्याणी के चालुक्य, तैलब द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट राज्य पर अधिकार कर लिया। अब शुरुआत कहाँ से होती है इनकी, चालुक्यों के टाइम से ही होती है, और जैसे ही राष्ट्रकूट कमजोर पड़ेगा तो फिर यहाँ पे कल्याणी के चालुक्य क्या करेंगे, कब्जा कर लेंगे। कल्याणी का चालुक्य कौन था, यहाँ पे तैलब द्वितीय, है ना, उसको तेल खाना बहुत पसंद था। तैलब द्वितीय 973, तो आप देख रहे हैं हम 10वीं शताब्दी तक पहुंच चुके हैं, 10th सेंचुरी के आसपास, वो भी 973, मतलब लास्ट की बात कर रहे हैं। 973 के टाइम पे आपके कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे चीजें जो है एक दूसरे से काफी मिलती जुलती सी हैं, मतलब जैसे आपके पल्लव हैं, है ना, साउथ इंडिया में भी बात करें तो आपके जो पल्लव थे, पल्लव जब हटते हैं तो इस वाले इलाके में कौन आएगा, तो यहाँ पे आएंगे आपके चोल। यहाँ की बात करें ऊपर वाले इलाके में तो यहाँ पे कौन थे आपके चालुक्य, वो भी शुरुआती दौर में कौन था, बादामी के चालुक्य, है ना, बादामी वातापी के चालुक्य। इनके बाद आते हैं आपके राष्ट्रकूट, और राष्ट्रकूट जैसे ही कमजोर पड़ेंगे तो फिर किसके आ जाएंगे, ये आ जाएंगे कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, कल्याणी के चालुक्य, मतलब यहाँ पे चालुक्य अपना लोकेशन चेंज करके दूसरे आ जाएंगे।
से मतलब आपको भी पता है कि कोई ऐसा शासक रहता है जो बस फायदा उठाना चाहता है कमजोर उत्तराधिकारियों का। तो जैसे आपके राष्ट्रकूट के उत्तराधिकारी कमजोर पड़ेंगे, आपके ऊपर कब्जा हो जाएगा। कौन कब्जा कर लेगा? तैलब द्वितीय। तेल वाला व्यक्ति है, तेल कल्याणी, कल्याणी के चालुक्य तैलब द्वितीय। वैसे भी हम जब चालुक्य पढ़ रहे थे तो हमने ये चीज देखी थी। अब आप देखेंगे राष्ट्रकूट वाले में आपको जो मेन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी थी वो ये थी कि आपको एलोरा याद रखना है। एलोरा इनके टाइम पे क्या होता है? कैलाश मंदिर बनता है। नाम याद रखना है कृष्ण भगवान का। कृष्ण भगवान कैलाश मंदिर बनवाते हैं, ठीक है। एलोरा और एलिफेंटा की गुफा भी इनके टाइम पे याद रखिएगा, एलिफेंटा केव्स। एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स दोनों राष्ट्रकूट के टाइम पे बनी है, ठीक है। तो ये राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाई गई हैं और दोनों कहाँ पे हैं? दोनों महाराष्ट्र में आपको मिलेंगी। मैंने बताया 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो कहाँ स्थित है, दूसरा किसके शासनकाल में बना है, तीसरा किस वंश के टाइम पे बना है। राष्ट्रकूट भी पूछ सकता है या कृष्ण प्रथम के बारे में भी पूछ सकता है। एलोरा में आपको दिखेगा। अच्छा, एलोरस में ये भी पूछ सकता है कि किस धर्म से संबंधित है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये बड़े डिटेल में लिख दिया। 1 से 12 तक आपको बौद्ध धर्म मिलेगा, 13 से 29 तक हिंदू धर्म और 30 से 34 तक जैन धर्म। तो अगर क्वेश्चन आता है कि आपको एलोरा केव्स में, एलोरा गुफा में किस धर्म से संबंधित चीजें मिली हैं, तो आप टिक क्या करेंगे? बौद्ध, हिंदू, जैन, तीनों धर्म के बारे में हमें मिला है। अगर 2 ऑप्शन आते हैं तो फिर आपका गलत माना जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा हमें तीनों धर्म के बारे में, जैन धर्म से संबंधित भी चीजें मिली हैं, हिंदू धर्म से संबंधित भी और बौद्ध धर्म से संबंधित भी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एलोरा में आपको किस धर्म से संबंधित चीजें मिली हैं। फिर बौद्ध गुफा, एक विश्वकर्मा गुफा है बौद्ध गुफा, वहां पे चैत्य का निर्माण भी किया गया है। आप जब पढ़ रहे थे बौद्धों के बारे में तो आपने चैत्य पढ़ा, विहार पढ़ा, है ना। कहीं ऐसी जगह जहाँ पे लोग रहते हैं, भिक्षु रहते हैं, तो पूजा पाठ करते हैं, सारी चीजें आपने देखी। तो वहां पे आप नाम पढ़ेंगे, चैत्य हो गया, विहार हो गया। तो यहाँ पे चैत्य का निर्माण कहाँ पे मिलेगा आपको? एक गुफा है जिसको हम बोलते हैं विश्वकर्मा गुफा। कहाँ पे है ये? एलोरा में। तो याद रखिएगा एलोरा में आपको एक चैत्य भी मिलेगा। और गुफा 15 में विष्णु के नरसिंह अवतार वहां पे दिखाया गया है। तो नरसिंह अवतार जो है हमें कहाँ मिलेगा विष्णु जी का? ये आपके गुफा नंबर 15 में। तो आपको जैन धर्म और हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म तीनों से संबंधित चीजें कहाँ मिलेंगी? एलोरा में। एलोरा और एलिफेंटा केव्स गुफा जो है दोनों बनवाई हैं राष्ट्रकूट राजाओं ने। उसके अलावा एलोरा का कैलाश मंदिर स्पेशली किसने बनवाया है? तो कृष्ण प्रथम ने बनवाया है। अमोघ वर्ष के बारे में याद रखना है। अमोघ वर्ष कविराज मार्ग उनकी पुस्तक का नाम है। जिनसेन के टाइम पे आता है आदि पुराण और जो आपके पौन्य है उनके टाइम पे आता है शांति पुराण। तो आपको बुक का नाम भी याद रखना है, ठीक है। राष्ट्रकूट राजाओं का मेनली आपको क्या याद रखना है? एलोरा एलिफेंटा से रिलेटेड, क्योंकि और एक चीज क्या याद रखनी है कि त्रिपक्षीय युद्ध में ये शामिल हुए थे। युद्ध में कब किसको हराते हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे ध्रुव ने प्रतिहार और पाल दोनों राजाओं को हराया, फिर उसके बाद गोविंद तृतीय हराता है और फिर खुद हार भी जाता है। तो ऐसी चीजें पूछने के चांसेस कम है। पूछा क्या जाता है? कला और संस्कृति वाला पोर्शन जो आपका एलोरा एलिफेंटा केव्स है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भारत में शामिल है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन हो जाती है कि आप जाने किसके टाइम पे बना हुआ है, ठीक है। ये याद रखिए, कैलाश मंदिर याद रखिएगा। फिर राष्ट्रकूट जो है शैव, वैष्णव, शाक्त, जैन इनके उपासक थे। आप अलग अलग राजा देखेंगे, अलग अलग मतलब धर्म है उनके उपासक हैं। उसके अलावा अमोघ वर्ष के बारे में याद रखना है, जैन धर्म का वो उपासक थे। इस्लाम के प्रचार को भी क्या दिया था इन्होंने? स्वीकृति प्रदान की थी। अब आपने देखा ही अल-मसूदी आया था, अरब का निवासी जो है, तो अल-मसूदी ने बोला ही कि इंद्र जो आपका है बहुत अच्छा है, इंद्र की तारीफ कर दी, क्योंकि उन्होंने प्रमोट कर दिया कि ठीक है आप इस्लाम का क्या कर सकते हो? प्रमोशन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको इस्लाम भी जो है वो आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, अरब निवासी अल-मसूदी किसके टाइम पे आया, तो आपको वो याद रखना है। इसके अलावा आपको सीधे सीधे वंश भी पूछ सकते हैं कि अल-मसूदी चोल के टाइम पे आया था, राष्ट्रकूट के टाइम पे आया था, या पल्लव के टाइम पे आया था, या गुप्तों के टाइम पे आया था। तो याद रखिएगा अल-मसूदी है ना, अल-मसूदी याद रखना है। अल-मसूदी अरब का निवासी है और ये कब आया था? आपके राष्ट्रकूट के टाइम पे आया है, ठीक है। टाइम क्योंकि याद रखना है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं 10th सेंचुरी की, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाएंगे एग्जैक्टली तो ये इंद्र वाला तो नाम शायद नहीं लिखा होगा,
तृतीय के टाइम पे ये नहीं लिखा है कि ईयर कौन सा चल रहा था, लेकिन अगर आप अप्रॉक्स लेके चलेंगे, जैसे यहाँ पे हमने बात की कि 725 से ये स्टार्ट होता है और इसके बाद यहाँ पे आपका कौन सा है, ये 973 में आपका तैलब कब्जा कर लेता है। तो आप मान के चलिए कि अल-मसूदी आपका 9th सेंचुरी के आसपास आया रहा होगा, ठीक है, मतलब 8वीं या 9वीं सेंचुरी के आसपास आया रहा होगा। तो ये टाइम भी बताता है कि टाइम आपको याद रखना है। अगर राष्ट्रकूट ऑप्शन में नहीं है, जैसे मान लीजिए 4 ऑप्शन दे दिया और अल-मसूदी जरूरी नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रकूट वंश में ही गया हो, घूमा हो, उन्हीं के अंतर्गत है ना, और भी दूसरे राजाओं में गया, राजाओं के शासन काल में गया होगा उस टाइम पे जो भी रहे होंगे। जैसे मान लीजिए पल्लव है तो पल्लवों में भी शायद गया हो घूमने, उसके अलावा उस टाइम पे अगर चोल रहे होंगे तो चोलों के यहाँ भी शायद घूमने गया हो। तो अगर राष्ट्रकूट ऑप्शन में नहीं दिखता है तो आपको क्या करना है, 9th सेंचुरी 8th 9th सेंचुरी के आसपास जितने भी शासक हैं या जितने भी वंश हैं उनसे रिलेटेड एरिया याद रखना है कि जब आपके राष्ट्रकूट चल रहे थे तो राष्ट्रकूट के नीचे वाले इलाके में आपके पल्लव चल रहे थे, ठीक है, या उस टाइम पे चोल चल रहे थे। तो आपको ये याद रखना है क्योंकि अल-मसूदी घूमते घूमते चोलों के राज्य में भी जरूर गया ही होगा। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए राष्ट्रकूट ऑप्शन में नहीं दिया तो आप सोचेंगे यार अल-मसूदी तो राष्ट्रकूट के टाइम पे आया था, और नाम ही कैसे याद रहेंगे लंबे टाइम तक कि अल-मसूदी है राष्ट्रकूट के टाइम पे। तो आप राष्ट्रकूट का राष्ट्र कर सकते हैं, है ना। अल-मसूदी जो है पूरा का पूरा राष्ट्र घूम कर गया था, आप ऐसे याद कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे फैक्ट हैं इसलिए हर चीज को आप किसी न किसी चीज से रिलेट करिए। और अच्छा, ये आपको जो भी आप रिलेट करते हैं शुरू से लेके अभी तक आपको रिवाइज जरूर करना होता है। रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको वैसे भी भूल जाएगा, तो रिवाइज जरूर करिएगा कि अल-मसूदी हमारा पूरा राष्ट्र घूम के गया था। तो किससे रिलेट हो जाएगा, राष्ट्रकूट से। और पूरा राष्ट्र जो है कब घूम कर गया था, इंद्र के टाइम पे, इंद्र के काल में, ठीक है। तो आपका फिर हो जाएगा इंद्र से रिलेटेड। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। और अब हमारा ज्यादा बचा नहीं है ना, मतलब लास्ट ही चल रहा है बिल्कुल, और जैसे ही खत्म हो जाएगा प्राचीन वाला भी 1-2 लेक्चर में आपको खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम मध्यकालीन और एंशिएंट आपका आधुनिक वाला जो मॉडर्न वाला पोर्शन है वो जल्दी से खत्म करेंगे। बस लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा, है ना, कमी मत रखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करिएगा। नए चैनल में जुड़ने के लिए अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट, कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।